नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और उम्मीद करती हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और ये हमारे जो क्लास है वो उसमें हम जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट डेली ही सॉल्व करवाते हैं, जिसमें आपको इस प्रैक्टिस सेट के तहत देखने को मिलते हैं पूरे 30 प्रश्न जो कि एनसीईआरटी के बेस पर होते हैं आधारित। ठीक है, यानी पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो प्रश्न हमारे होते हैं वो इन एग्जाम को टारगेट करते हैं। वो देखिए, यूपीएसआई हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक, पीओ क्लर्क, दिल्ली पुलिस यानी आदि एग्जाम के लिए ये हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं ऐसी प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करना, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि जिन पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था उसी रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। बताना है आपको जिस देश से इसको अपनाया गया था, हमने जिस देश से की प्रणाली से प्रेरित होकर इन्हें अपनाया था पंचवर्षीय योजनाओं से, जिससे देश में विकास और अच्छे तरीके से हो सके। तो बताना है कि किसने मतलब ये कहाँ से अपनाया गया, रूस से, इसमें बता दिया। अब बताना है कि उस जो इसने दृष्टिकोण को लागू किया था उसका नाम बताना है। ऑप्शन से हमारे जोसेफ मर्फी, थोड़ा सा रिमूव करेंगे इसे इस तरीके से, जोसेफ मर्सी या फिर जोसेफ स्टीफर्ड, जोसेफ स्टॉलिन या फिर जोसेफ ब्रेजनोव। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ये हो जाएगा जोसेफ स्टॉलिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इसमें देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है। पहले तो हम इसका कलर चेंज करेंगे पेन का, क्योंकि रेड कलर से ही हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर और रेड ही कलर पेन का है। तो इसका कलर करेंगे हम थोड़ा सा ही बैगनी। और देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमें दिखेंगे। तो ऑप्शंस देख लेंगे एक बार। ई रकम है, ई श्रम है, ई सेवम या फिर ई रुपया। तो ये जो कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इसको नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया है ई रकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इसमें पूछा है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शंस देखेंगे एक बार यहाँ पर। राकेश मोहन, वी केवलर केलकर, निकिता खुचश्रेव या फिर जेके मेहता। कौन थे इसके अध्यक्ष, बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा वी केलकर, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो थे इस परिष्करण हेतु जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे। किसके, सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे शॉर्ट में पीपी के नाम से जानते हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। इसमें बोला है क्वेश्चन ने, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है। 15.87%, 20.36%, 24.72% या फिर 42.56%। इसका जो सही जवाब बन जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बन, यानी 15.87% इसका बिल्कुल सही जवाब बनता है।
फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या पूछा है एक बार देखिए। इसमें पूछा है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। पहले तो वह एक कंपनी थी, वित्त कंपनी, ठीक है, और छोटी सी कंपनी थी वित्त कंपनी, लेकिन फिर 2015 से यह एक बैंक के रूप में परिवर्तित हुई। बताना आपको यहाँ पर ऑप्शन है हमारे IDFC बैंक, HCBC बैंक, बंधन बैंक या फिर ICICI बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा बंधन बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंधन बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले ये माइक्रो वित्त कंपनी थी भारत में, लेकिन 2015 से ये बैंक के रूप में ये परिवर्तित हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारे वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 2 या फिर RBI अधिनियम की धारा 7। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी RBI अधिनियम की धारा 7। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे आपको और आप इनके आंसर भी सही तरीके से कर रहे होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा है निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा भारत का बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। आपको बताना है कि ये जो बैंक के नाम दिए हैं इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कौन से बैंक को नहीं रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे एक बार, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक या फिर HDFC बैंक। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? किस बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, वह बैंक है हमारा फेडरल बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? बिल्कुल सही जवाब है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। ऑप्शन से हमारे हरियाणा था, पंजाब था, उत्तराखंड था या फिर तमिलनाडु था। जिसमें विशेष कृषि क्षेत्र को जहां से स्थापित किया गया वह पहला राज्य कौन सा था, बताना आपको। तो इसमें से है वह राज्य हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो जवाब बनेगा वह बनेगा 1, हरियाणा नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले जो विशेष कृषि क्षेत्र था वह स्थापित किया गया था और फिर यह भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया था। आगे आता है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की शुरुआत की थी। ऑप्शंस देखेंगे एक बार, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या फिर PNB बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वह कौन सा बनता है? इसका आंसर यह हो जाता है ICICI बैंक। ठीक है, यह एक ऐसा बैंक है जिसने भारत में सबसे पहले इंटरनेटिंग बैंक की सुविधा प्रदान की थी इंडिया में। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे यहाँ पर और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। बताइए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनमें से सबसे बड़े बैंक का आपको नाम बताना है और ऑप्शन है हमारे PNB बैंक, SBI बैंक, केनरा बैंक या फिर यस बैंक। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा बैंक है जो कि सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से। तो वह बैंक है हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और शॉर्ट में से SBI बोलते हैं। क्या आपको पता है कि SBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको ये आंसर मालूम है तो आप ये कमेंट बॉक्स में फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएं तो आप साथ में क्वेश्चन का नाम डाल दीजिए कि आपने किस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन
बोला है, वरना फिर अब मुश्किल होती है कि ये किस जवाब का मतलब किस क्वेश्चन का आपने यहाँ पर आंसर दिया है, क्योंकि बीच बीच में हम आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनके जवाब जो है वो पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड आपने इसका आंसर यहाँ पर किया हुआ है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है। ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है या फिर फ्लूओरीन है। कौन सा है जिससे कि कीटाणु नष्ट हो जाते हैं स्विमिंग पूल में डालने पर। बताइए इसका आंसर। ये हो जाएगा बिल्कुल क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसका आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको ये जो अभी मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक भी करते जाइए, और आपने अगर ऐसे चैनल को डेली ही मतलब ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो मतलब भाई बहन है, कजिन है, फ्रेंड है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप हमारे चैनल शेयर कर दीजिए। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु ऋण अवस्था में पाई जाती है। बताइए। ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, हीलियम है, ब्रोमीन है, फास्फोरस है या फिर अमोनिया है। तो कौन सी धातु है, इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमीन, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसे लॉक करते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे क्या पूछा है यहाँ पर पूछा गया ये, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है। जो बेरियम क्लोराइड होता है उसको पतले सल्फ्यूरिक एसिड में जब मिक्स कर देते हैं तो उससे आपको क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन देखेंगे, सफ़ेद घने सफ़ेद धुआं निकलते हैं, घोल रंगहीन रहता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है या फिर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सफ़ेद अवक्षेप बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें देखते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा है, एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण में हो अलग करने मिश्रण में से अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का उपयोग होता है। बताइए। एसीटोन है और मिथाइल अल्कोहल है, तो इनके जो मिश्रण रहता है तो उसमें से अल्कोहल को अलग जब किया जाता है, ठीक है, इसमें से अल्कोहल को जब अलग करते हैं तो किस तकनीक का यूज़ किया जाता है इसके लिए। ऑप्शन हमारे, सेंट्रीफ्यूगेशन, निर्वात आसवन, आंशिक आसवन या फिर सिर्फ आसवन। तो किसका यूज़ करते हैं, ये इसमें करते हैं आंशिक आसवन का यूज। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पर साइंस की क्वेश्चन चल रहा है अभी यहाँ पर ये, और इसमें पूछा है, परमाणु बम को बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। बताइए। जो परमाणु बम बनते हैं जिससे विस्फोट किया जाता है तो उसमें मतलब अक्सर किस तत्व का यूज करते हैं। ऑप्शन से हमारे यहाँ पर हीलियम है, रेडियम है, यूरेनियम है या फिर आयोडीन है। तो किसका यूज होता है इसको बनाने के लिए, ये होता है यूरेनियम का यूज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आंसर क्लियर होता है, और इसी आंसर को लॉक करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे साइज, जिससे क्वेश्चन थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, इस तरीके से। देखिए इसमें पूछा है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है। अगर किसी क्षेत्र की औसत जलवायु आपको जाननी है तो किसके द्वारा उस पर कोई मतलब उसका योगदान नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, वर्षा की मात्रा हो गया, वायु की गति हो गई, वृक्षों की संख्या या फिर जलवायु की आर्द्रता। तो किसकी योगदान इसमें नहीं होगा उस क्षेत्र की औसतन जलवायु जानने के लिए। तो ये इसमें वृक्षों की संख्या की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वहाँ की जलवायु कैसी है यह जानने के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखेंगे इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा, अक्षांश एक ऐसा वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, वह क्या कहलाता है। अक्षांश का जो एक वृत्त है, ठीक है, जो कि
पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय सतह है वहाँ से 52 डिग्री दक्षिण साइड में है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, हॉर्स अक्षांश कहलाता है, शीत अक्षांश कहलाएगा, 52वां इम्प्रिंट कहलाएगा, या फिर 52वां समांतर दक्षिण कहलाएगा। तो क्या कहलाता है ये? यह कहलाएगा 52वां समांतर दक्षिण। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। ये जो ग्रीनविच मीन टाइम एक रेखा है, उसी से हम भारतीय मानक समय भी निकालते हैं। तो पूछा है कि इससे यह कितना आगे है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर 4 घंटे 30 मिनट, 8 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, या फिर 10 घंटे 45 मिनट। तो ये जो हमारा भारतीय समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से जितना आगे है वह है यहाँ पर 5 घंटे और 30 मिनट के आगे। ठीक है, इतना टाइम हमारा आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका का सींग में सम्मिलित नहीं है। एक जो अफ्रीका देश है, ठीक है, उसमें से जो उसका मैप है, तो उसमें से ऐसा कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के एक मैप है जिसमें लगता है कि हाँ उसके सींग से बने हुए अफ्रीका के। ठीक है, तो उसमें सींग वाले हिस्से में सम्मिलित नहीं होता है, वह देश आपको बताना है। सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, या फिर डेनमार्क हो गया। तो बताइए कौन सा इसमें से ये देश है ऐसा जो सींग वाले पोर्शन में नहीं सम्मिलित होता है। तो यह है सूडान। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1। अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है। बताइए कितना है। ऑप्शन देखिए, 40 dB, 45 dB, 30 dB, या फिर 35 dB। तो कितना होना चाहिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर? तो ये होना चाहिए 45 dB। ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा इसे रिमूव करते हैं, फिर से देखिए ये। क्लियर? ये हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुके हैं। अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन। आपको पता है कि इसमें हम जो डेली प्रश्न रखते हैं वो कितने रखते हैं यहाँ पर, वह होते हैं हमारे पूरे 30 प्रश्न। ठीक है, जिसमें से हम 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और आपने भी इनके अच्छे से आंसर किए होंगे। अब बचते हैं हमारे 10 क्वेश्चन। आपको एकदम जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मतलब इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल रखे हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल मिल सकते हैं फेस टू फेस। फिर निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर से जी के क्वेश्चन आ गए। तो इसमें से ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसको पेरिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी इंडिया का इसे पेरिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अमृतसर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, या फिर लखनऊ हो गया। तो यह है जयपुर। ठीक है, जयपुर हो गया, जिसके लिए हम भारत के पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है नवाबों का शहर के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है। ऐसा कौन सा शहर है जिसे बोलते हैं नवाबों का शहर है ये। ऑप्शंस देखिए, जमशेदपुर को, हैदराबाद को, लखनऊ को, या फिर जैसलमेर को। तो यह हो जाएगा लखनऊ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नवाबों के महल बने हुए हैं और मानते हैं मतलब पहले ज़्यादातर जो शासक थे वो यहीं पर मतलब उन्होंने यहीं पर अपना शासनकाल किया था। और बहुत सारे आपको यहाँ पर प्राचीन महल भी देखने को मिलेंगे उनके बनाए हुए। तो इसीलिए इसे नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो लखनऊ शहर है वो किस राज्य की राजधानी है, वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जो भी यूपी के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जो लखनऊ शहर है वो यूपी की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है ये। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस राज्य को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं उस शहर का नाम बताइए।
ऑप्शंस देखेंगे एक बार, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, कोच्चि हो गया या फिर मुंबई हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा कानपुर। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, यानी लेदर बनाने के मामले में ये बहुत ही फेमस स्टेट है, सॉरी शहर है। अगला क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया के नाम से निम्न में से कौन सा शहर विख्यात है, बताइए, जिसे मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर कानपुर हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया या फिर बेंगलुरु हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा कानपुर। यानी कि अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में बोला था आपसे, सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सो भी हम कानपुर में ही, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया को भी कानपुर में ही देखने को मिल जाएगा आपको शहर। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा है पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है, भारत में बताया, भारत में बात हो रही है कि पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से निम्न में से किस शहर को, कौन सा शहर विख्यात है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, शिलोंग हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया या फिर कश्मीर हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा शिलोंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर बोल रहा है महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। मिकिर पहाड़ियाँ हो गए, महादेव पहाड़ी हो गई, इलायची पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ियाँ देखने को मिलती है ना भारत में। तो उसी तरीके से इसमें पूछा है अनाईमुड़ी पहाड़ी होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर पूछा है कि महादेव पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए एक बार, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तो ये जो नागालैंड पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, क्लियर। और मध्य प्रदेश की अगर आपसे राजधानी की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी भोपाल में। इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि क्वेश्चन देखने में आसानी हो। इसमें पूछा है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए नए निर्णय की घोषणा कब की थी। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जब भारत का विभाजन किया था, उसको लागू करने के लिए जो निर्णय की घोषणा की थी वह कब की थी। ऑप्शंस देखिए एक बार, यहाँ पर 4 अप्रैल 1904 हो गया, ठीक है, 4 अप्रैल 1904 हो गया, थोड़ा सा इसे हटा देंगे, 19 जुलाई 1905 हो गया, इस तरीके से देखिए 4 अप्रैल 1904 हो गया, 19 जुलाई 1905 हो गया, 1 अक्टूबर 1905 या फिर 9 मार्च 1904। कब की थी घोषणा? तो यह करी थी इन्होंने 19 जुलाई, क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब बनता है। अब बची हमारे आज के लास्ट 3 क्वेश्चन, इनको भी एक बार जल्दी से फटाफट देख लेंगे क्योंकि फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली, वरना और बेमतलब में क्लास को ज़्यादा खींचने को कोई फ़ायदा नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया। जो महात्मा गांधी थे तो जो चलिए कोई नहीं, फिर से ज़रा साउंड यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन किए थे तो उनमें से कितने अधिवेशनों में महात्मा गांधी जी ने सभापतित्व किया था, यानी उनमें शामिल हुए थे। ऑप्शन से हमारे 1 अधिवेशन, 2 अधिवेशन, 3 अधिवेशन या फिर 4 अधिवेशन। तो यह मात्र एक ही अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। और किस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे, अगर आपको पता है तो आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आता है हमारा 29वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। ये सहयोग हो गया बट यहाँ पर असहयोग होगा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा किस शहर में हुई थी। एक आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, तो इसमें मतलब ये था कि चलिए इसी की बात करते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादा फिर इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसमें इतना बताइए कि चौरी चौरा जो घटना है वो कब, किस शहर में हुई थी। कब भी नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ पूछा है किस शहर में हुई थी, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, गोरखपुर में हुई थी, फर्रुखाबाद में हुई थी, इलाहाबाद या फिर
कोच्चि में हुई। तो ये हुई थी गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर के थाने में ये घटना की थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी की हत्या हो गई थी। फिर देखिए अपना आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये 20 लिख दिया है, बट ये हो जाएगा 30, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। देखिए किसने लिखा था, ऑप्शन है हमारे, जोसेफ स्टॉलिन ने लिखा था, जोसेफ मर्फी ने लिखा था, जोसेफ डॉक ने, या फिर लुइस फिशर ने। किसने लिखा था, तो यह आपको बताना है। चलिए हम ये बोल देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लुइस फिशर। तो ये थे मेरे आज के पूरे 30 प्रश्न जिनको मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया बहुत ही बढ़िया से। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।